हाँ इतनी, हाँ अच्छा। वो मेरे पास कर दो। चलो ठीक है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद परसेंटेज इंक्रीज करने के बाद वो वैल्यू एक्चुअली हो कितनी जाती, ये दो चीजें हमने पढ़ी थी। परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू एक्चुअल इंक्रीज, यानी कि एक्चुअल वैल्यू में ओरिजिनल वैल्यूज में कह दें, ओवर ओरिजिनल इनटू 100। ये आपके पास फॉर्मूला था कि अगर कोई वैल्यू बढ़ जाती है तो देन आप उसको एक्चुअल कैसे कैलकुलेट करते हैं। 80 था, 100 हो गया। कैलकुलेशन परफॉर्म की तो आपने कहा 100 माइनस 80, ये आपके पास एक्चुअल इंक्रीज ओवर 80 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये परसेंटेज में आ गई। और इसी चीज को मैंने यूज किया प्रॉफिट वगैरह के प्रॉब्लम में, और कह दिया कि अगर कोई शॉपकीपर अपने होलसेल से 80 रुपए की कोई चीज खरीद के ला रहा है तो ये कॉस्ट है, 100 रुपए की वो आपको बेच रहा है तो ये उस दुकानदार के लिए सेल प्राइस है, आपके लिए तो कॉस्ट प्राइस, लेकिन उस दुकानदार के लिए ये सेल प्राइस के तौर पे जो है वो आ जाएगी। और देन फिर पड़ा परसेंटेज प्रॉफिट। इसी फार्मूले को एक्चुअली मैंने अब वो कॉस्ट फॉर्म में, अब इंक्रीज कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप कहते हैं 100 माइनस 80, और यहां पर प्रॉफिट सिंपली सेल माइनस कॉस्ट, ये प्रॉफिट हो गया ओवर ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100। तो ये परसेंटेज की फॉर्म में प्रॉफिट कैलकुलेट करना आपको आ गया, हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट इन परसेंटेज फॉर्म। अक्सर हम बात करते हैं कि देखें ना, कोई दुकानदार कोई चीज लेकर आता है, अब वो कोई उसने बड़ी पेंसिल रखी हुई है 5 रुपए की सेल कर रहा है, और कोई कीमती चीज है कैलकुलेटर है वो 500 रुपए का सेल कर रहा है, और वो ये तो नहीं करेगा ना मैंने 5 रुपए ही प्रॉफिट लेना है। तो पेंसिल के ऊपर 5 रुपए प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, कैलकुलेटर के ऊपर शायद 500 का 5 नहीं है, तो वो कहता है मैंने 5% प्रॉफिट लेना है। इसका मतलब वो कह रहा है जी हर चीज जो मेरी दुकान पे रखी हुई है मैं समझूंगा कि उसकी कीमत 100 रुपया है, तो 5 रुपए मैंने प्रॉफिट लेना है, 5%, ठीक है ना। तो कैसे हम परसेंटेज प्रॉफिट, और ऐसे ही होता है, बैंक कहते हैं जी हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 3% के हिसाब से, कोई 100 रुपया ले, 100,000 ले, 100 लाख ले, वो 3% का एक रेट आपको देते हैं। इसी तरह से परसेंटेज डिक्रीज हमने पढ़ा, विच इज इक्वल टू डिक्रीज, यानी कि कितना वो डिक्रीज हुआ ओवर द ओरिजिनल इनटू 100। और फिर इसी फार्मूले को यूज करते हुए मैंने कहा ये एक्चुअली परसेंटेज लॉस है। लॉस क्या, लॉस लॉस कैसे हो गया, लॉस ऐसे हो गया कि उसने कोई चीज जो थी वो लाइक 100 रुपए की खरीद के लाया, कॉस्ट नहीं बिक रही थी, सीजन आउट हो रहा था, उसने कहा चलो नुकसान पे बेच देते हैं लेकिन निकल तो जाए ना ये, तो 20 रुपए उसे लॉस हो गया, तो वैल्यू उसकी डिक्रीज हो गई। तो चूंकि उसकी सेल कम है, कॉस्ट ज्यादा है ना, तो कॉस्ट माइनस सेल, कॉस्ट ज्यादा है सेल कम है, तो लॉस, तो ये हो गया एक्चुअल लॉस ओवर अगेन कॉस्ट प्राइस, क्योंकि ओरिजिनल 100 पर एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये उसके हमने दो फार्मूले जो हैं, परसेंटेज इंक्रीज, ये जनरल बात थी, किसी भी जगह लाजमी तो नहीं है कि वो कॉस्ट सेल की बात करे, वो किसी भी जगह पर कह सकता है कि जी पॉपुलेशन है 10% इंक्रीज कर गई है, अब बताएं कितनी हो गई,
तो वो हम उसको सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस तो नहीं कहेंगे ना। तो एक जनरल स्टेटमेंट हमने दी, और उसके बाद फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि वैल्यू आफ्टर सम परसेंट इंक्रीज हो कितनी जाएगी, यानी कि ओरिजिनली अगर कोई आपके पास वैल्यू हो, मैंने ऐसे उसका नाम बी नॉट रख दिया और कहा कि अगर वो R% इंक्रीज कर जाए और अब बताए वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देन हमने कहा ओरिजिनल इंटू 1 + R%, और अगर फिर कोई इंक्रीज है तो उसके साथ फैक्टर आएगा, फिर दोबारा अगली डिफरेंट इंक्रीज है तो फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो वैल्यू आफ्टर इंक्रीज। सिमिलरली अगर डिक्रीज हो जाए तो देन हम कह देंगे कि वैल्यू आफ्टर डिक्रीज इज द ओरिजिनल इनटू 1 - R%। तो ये वैल्यू आफ्टर इंक्रीज और वैल्यू आफ्टर डिक्रीज की बात थी। एक क्वेश्चन आप लिखेंगे और देन आपसे फिर मैं पूछूंगा, देखेंगे कि आप उसको सॉल्व कर पाए हैं या नहीं। तो लिखेंगे इफ सैलरी ऑफ अ पर्सन increase by 10% during first year and 8% during second year. After 2 years, his salary, after 2 years, his salary was 20,000. If a salary of a person increased by 10% during the first year and 8% during the second year, after 2 years, his salary was 20,000. Find his salary 2 years before. तो उसकी सैलरी आज से 2 साल पहले कितनी थी? Find his salary 2 years before. शाबाश, ऐसे करें और जो कर ले वो फिर जी अब्दुर्रहमान, आप अपना माइक ऑन करें, बताएं मुझे क्या आंसर है। 16,835। 16,835। अच्छा,
चलें हम इसको चेक करके देखते हैं कि क्या यही आंसर है। अच्छा जी, अब आप अपना बेटा माइक ऑफ कर दीजिएगा। हारून अजीम अपना माइक ऑन करें, बताएं मुझे। जी सर यही सेम आंसर है हमारा। सेम आंसर आया 16,835। ओके जी चले जी, ठीक है, मैं अब इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, बात वही है कि आपको एग्जाम में मैंने तो बिल्कुल आपको यही समझाया कि व्हाट इज द वैल्यू आफ्टर इंक्रीज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आफ्टर डिक्रीज, और आपको बड़ी जैसे कहते हैं ना क्लियर कट स्टेटमेंट थी, आपने कर लिया। लेकिन एग्जाम में तो प्रॉब्लम आपको किस तरह से आएंगे जिसमें चीज वही यूज होगी, लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा हाँ इसको ऐसे करते हैं। अब देखिए उसमें आपको एक पर्सन की सैलरी थी वो तो नहीं बताई जा रही, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 10% इंक्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर और फिर दोबारा इंक्रीज 8% ड्यूरिंग द सेकंड ईयर, और 2 इंक्रीजेस के बाद वो 20,000 हो गई। ओरिजिनली सैलरी कितनी थी वो हमें मालूम नहीं। अब आप अगर फर्ज करें एग्जाम में बैठे हैं तो आपके ज़हन में आना चाहिए कि क्या हमने कोई ऐसा फार्मूला पढ़ा है जिसमें ये बताया गया हो कि जी इंक्रीज के बाद ये वैल्यू, तो ज़हन में आना चाहिए कि हाँ हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि वैल्यू आफ्टर इंक्रीज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आप नोटेशन में इसे लिखना चाहें तो एक्चुअली ये ओरिजिनल वैल्यू एंड दिस वन इज द वैल्यू आफ्टर इंक्रीज, ये वाली वैल्यू। तो फिर आपको जो फार्मूला अप्लाई करना होगा, उसके अकॉर्डिंगली v दैट इज द वैल्यू आफ्टर इंक्रीज इज द ओरिजिनल इनटू। अब चूंकि आपके पास 2 इंक्रीजेस आ रही हैं, एक 10% की इंक्रीज है और एक इंक्रीज जो है वो 8% की है, तो अब आप कहेंगे जी ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, सॉरी जी ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, और इसमें अब उसने आपको इंक्रीज के बाद वैल्यू नहीं पूछी, वो बता रहा है 20,000 और वैल्यू आपको ओरिजिनली पूछ रहा है 1.08, और ये आपके पास आ जाएगा जी इंक्रीज से पहले वो वैल्यू एक्चुअली थी कितनी, ठीक है ना। तो इंक्रीज से पहले आपने वो वैल्यू जो है वो आप बता सकते हैं। तो सही आंसर था 16,800 एंड राउंड अबाउट 35, 16,830, ठीक है ना। तो अब आइडिया हो गया कि एक्चुअली इस क्वेश्चन का पर्पस क्या था, किस तरह से हमें इस फार्मूले को इस तरह के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ज़ाहिर है मैथ्स का मैंने एक ही आपको एक स्टार्ट में ही एक वे बता दिया था, हाउ टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। आप किसी से 100 क्वेश्चन बैठ के समझ लेना और अपने हाथ से एक भी ना करें तो मैं नहीं समझता कि आप उस पोटेंशियल पर पहुंच सकते हो। 10 क्वेश्चन खुद सोचें, आधा सोच लें, क्वार्टर कर लें, कुछ 5% उसमें से समझ लें, आहिस्ता आहिस्ता ये इंप्रूवमेंट आएगी ना। जैसे डॉक्टर कहता है जी अब आप थोड़े से फैटी हो गए, अब आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको वॉक करनी है, तो आप थोड़ा सा वॉक करें तो आप ठीक हो जाएंगे। तो पहले दिन तो नहीं करके आप कहेंगे जी मेरा वेट नहीं कम हुआ, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी हेल्थ के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा। तो इसी तरह से अगर आप ये मैथ्स करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको एहसास होगा कि वाकई आपका जो दिमाग है ना वो चलना स्टार्ट हो गया। तो या तो ये चल पड़ेगा या फिर कहते हैं ना इसका तो दिमाग ही चल गया, तो फिर ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कोई एक चीज तो होगी ना। चले जी, कुछ लोगों ने हैंड रेस किए, क्या वो मुझसे क्वेश्चन करना चाहेंगे? मोहम्मद बिलाल जी, आप अपना माइक ऑन करें, बताएं क्या कहना चाहते हैं आप। बिलाल सर मैं पूछना चाहते हैं जो क्वेश्चन आपने किया जी, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले 8% डिक्रीजिंग का फॉर्मूला लगा लें फिर 10% डिक्रीजिंग का फॉर्मूला लगा लें। नहीं डिक्रीज को क्यों करना है? क्या वो जो मतलब डिक्रीज हुई है उसकी जो डिक्रीज हुई है, अगर मैं आपको फर्ज कर ये कहता हूं, आप मुझे क्या कह रहे हैं, लाइक मैं आपको कह देता हूं कि फर्ज करें उसकी सैलरी जो थी वो 100 थी, 10% इंक्रीज कर दिया, 110 हो गई, ठीक है। अब आप मुझे ये कह रहे हैं कि जी 10% इंक्रीज के बाद चूंकि 110 हुई है, आप क्या करें इस पर 10% डिक्रीज कर दें तो ये आ जाएगी, ये नहीं आएगी ना। वो जो 8% आप डिक्रीज कर रहे हैं 20,000 का, तो क्या वो जो 8% इंक्रीज हुई थी वो 20,000 पर हुई थी तो आप उस पर ऊपर डिक्रीज कर रहे हैं, वैसा तो नहीं है ना। तो ये 10% हाँ ये वैसे गलत हो जाएगा ना। आपको नजर आ रहा है कि जो 10% इंक्रीज 100 पर हुई है और 110 बना है, आप कहें जी 110 का 10% डिक्रीज कर दें तो ओरिजिनल आ जाएगा, नो रॉन्ग हो गया।
क्योंकि वो जो इंक्रीज आई है वो तो 100 पर आई है, और आप डिक्रीज जो 10% की कर रहे हैं वो 110 पे कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है ना, इसलिए वो आंसर नहीं आपका ठीक है जी। कोई और? हारून, हाँ आपको क्लियर हो गया ये पॉइंट? चले ठीक है। हारून आप नहीं, ठीक है, ओके, आई थिंक आप इस आइडिया को आपने आप ग्रैब कर लिया। अच्छा, अब ये जो कल मैंने आपको कहा था कि आप लोग इसको नोट्सों में मैंने एक आपको एक्सरसाइजेस थोड़ी सी कही थी कि आप उसको खुद देख कर आएंगे और फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बेसिकली आप समझ लें जो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि वैल्यू आफ्टर इंक्रीज, ओरिजिनल एंड देन आफ्टर इंक्रीज। अब देखिए, अगर मैं आपको ये कहूं कि कोई दुकानदार है वो होलसेल मार्केट में जाता है तो वो अपने लिए कोई चीज खरीद के लाता है 100 रुपए की, आप इस टर्म में उसे कॉस्ट कह देते हो कि जी दुकानदार को वो 100 रुपए का आइटम मार्केट से मिला है तो दुकानदार की कॉस्ट। अब दुकानदार एक्चुअली ये कहता है कि मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन रखना चाहूंगा 10%, 10% वो अपना प्रॉफिट मार्जिन रखना चाहिए। और आपसे फर्ज करें मैं ये पूछता हूं कि वो जो 100 रुपए का आइटम खरीद के लाया है, 10 रुपए उसका अपना प्रॉफिट वो होना है उसमें, अब वो कितने का सेल करे कि उसको 10% प्रॉफिट हो, कितने का सेल करे? आप कहें जो चीज खरीद के लाया उसे 10% इंक्रीज कर दिया जाए, यही कहेंगे ना। तो फिर वैल्यू आफ्टर इंक्रीज क्या थी? ओरिजिनल। अब ओरिजिनल की जगह मैं क्या रखूंगा? सर्च करे कॉस्ट इनटू, इस कॉस्ट को आप उतने परसेंट इंक्रीज करेंगे जितने परसेंट वो प्रॉफिट डिमांड कर रहा है, R%। वही फार्मूला, सिर्फ इस दफा इनिशियल की जगह मैंने सी रख दिया है और वैल्यू आफ्टर डिक्रीज इंक्रीज की जाए मैंने सेल प्राइस रख दी है, और इसमें ये जो आ रहा है वो होगा आपके पास प्रॉफिट नहीं, रेट ऑफ प्रॉफिट, रेट ऑफ प्रॉफिट। तो फिर सेल प्राइस अगर किसी भी आइटम की कैलकुलेट करनी हो तो क्या करें? कॉस्ट प्राइस को कितना इंक्रीज कर दे जितने परसेंट वो प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। तो ये आपके पास एक फार्मूला, एक डिजाइन हो गया कि किसी भी आइटम की जो कॉस्ट प्राइस है वो उस आइटम की सेल प्राइस के साथ, अगर अब हमने कुछ क्वेश्चन करने हैं, कभी हमें वो कह देगा कि एक आइटम इतने खरीद के लाया है, अगर वो 5% प्रॉफिट लेना चाहता तो बचाए कितने का बेच दे। दुकानदार ने फर्ज करे आपसे पूछ रहा है, आप किसी जगह पर हैं, वो फर्म आपको कहती है कि जी ठीक है, जितने का आइटम लेकर आए आप 15% हम अपना प्रॉफिट रखेंगे, आप इसके ऊपर प्राइस टिकर लगा दो कि इतने का हमने सेल करना है। तो आप सिंपली जितने का वो आइटम आ रहा है उसको आप इंक्रीज कर दें 15%, जो उसकी प्राइस बने उसके ऊपर प्राइस टिकर लगा दें, उसकी सेल प्राइस बन जाए। ये तो हो गया वैल्यू आफ्टर इंक्रीज। अच्छा, कभी क्या होता है, वही अगेन वही स्टेटमेंट कि हमें लॉस बेयर करना पड़ता है, वो नहीं बिक रही थी तो वो हमें अब मजबूरी है, बेचना तो है क्योंकि सीजन आउट हो रहा है, अगर इसको हम स्टॉक में रखेंगे या कभी वो जो होता है आपके पास आइटम्स होते हैं वो ईटेबल है, अगर आपने एक प्रॉपर टाइम पर उसे सेल ना किया, बेचा ना, तो देन वो खराब हो जाएंगे और आपके लिए ज्यादा नुकसान है। तो फर्ज करें आप कॉस्ट प्राइस से भी कम मजबूरी है जाना पड़ेगा आपको। अगेन अब आप कहते हो 100 रुपए का वो आइटम खरीद के लाए, फर्ज करें ये उसकी ओरिजिनल वैल्यू और हमारे टर्म्स में उसे कॉस्ट प्राइस बोल दें। अब वो आपसे कहता जी कोई बात नहीं, कॉस्ट जितने का मुझे खराब था, मैं 5% लॉस भी मुझे हो जाए बस, इससे ज्यादा नहीं, तो बताएं मैं कितना प्राइस टिकर लगा। तो अब आपने क्या करना है, इस 100 को यानी कि कॉस्ट प्राइस को 5% डिक्रीज करके आपने उसकी वैल्यू बना देनी है। 5% डिक्रीज, तो 5% डिक्रीज करके जो वैल्यू बनेगी वो होगी उस आइटम की सेल प्राइस, यानी कि इतने का प्राइस टिकर लगा देगा और आप कहेंगे ठीक है हम इतने का बेच देंगे। तो क्या है वैल्यू आफ्टर डिक्रीज का फार्मूला? ओरिजिनल, अब मैं V0 की वजह से लिख देता हूं, और 1, अब चूंकि ये कॉस्ट प्राइस कम करनी है, लॉस हो रहा है ना, तो माइनस क्या, R%। तो यहां पर R क्या होगा? यहां पर R परसेंटेज लॉस आ जाए। तो जो परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज के आपसे जो फॉर्मूले डिस्कस किए गए, एक्चुअली वो मैंने यहां पर इंप्लीमेंट करने थे। क्या कि सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस के साथ किस तरह से रेलेवेंट है इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, और सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस के साथ किस तरह से लिंक है अगर वो उनको लॉस हो रहा है।
तो सिंपली मैंने वी नॉट यानी कि ओरिजिनल वैल्यू और वैल्यू आफ्टर डिक्रीज की बजाय सिंपली मैंने यहाँ पर दो वैल्यू जो है वो प्लेस कर दी है। अब देखते हैं कि जो आज का लेक्चर है, ये मैंने एक्चुअली आपको चूंकि कहा था प्रीवियसली कि आपने इसको देखकर आना है, तो देन आई थिंक सो कि आप काफी चीजें आपको जो है वो इस फॉर्म में जो है वो क्लियर हो गई होंगी कि क्या है ये चीजें। तो हमने यहाँ से एक्चुअली स्टार्ट लिया था दिस वन। कल बताया नेट प्रॉफिट क्या है और परसेंटेज प्रॉफिट कैसे आएगा आपके पास, वो चीजें हमने कल डिस्कस की। फिर परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस, एंड देन प्रॉफिट परसेंट अगर रखनी हो तो सेल प्राइस एक्चुअली वैल्यू आफ्टर इंक्रीज है अगर प्रॉफिट होगा, सेल प्राइस एक्चुअली वैल्यू आफ्टर डिक्रीज है अगर इन टर्म्स ऑफ लॉस होगा। अब हम इसके रेलेवेंट बड़े सिंपल से दो प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम डील करते हैं। एग्जांपल 36 है, a retailer buys a microwave for 4,500. How much should he sell? So that is a gain of 8%. ये वो अपने लिए वो माइक्रोवेव मार्केट से होलसेल से ये खरीद के लाया है और आपसे पूछ रहा है वो कितने का सेल कर दे कि ताकि उसको 8% का प्रॉफिट अर्न हो। तो ये उस शॉप वाले के लिए, रिटेलर के लिए कॉस्ट जो पूछा जा रहा है, सेल बताया जा रहा है, प्रॉफिट परसेंट तो बताया जा सकता है। हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, सेल इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू 1। अब प्लस करना है कि माइनस, देख लें प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा, प्लस आर परसेंट। वैल्यूज पुट कर दें, 4,500 उसकी कॉस्ट है और वो 8% प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। अगर वो शॉप जो कि 4,500 का वो खरीद के लाया है, अगर वो 4,860 का सेल करेगा, देन हम कह सकते हैं कि ठीक है जी, उसने अपना 8% प्रॉफिट उसमें से अर्न कर दिया। तो कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस आपस में एक लिंक है, एक रिलेशन के साथ, एक फार्मूला कह लें, और वो है S विच इज द सेल इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू 1। अब प्लस करना है कि माइनस करना है, अगर प्रॉफिट है तो प्लस और अगर माइनस करना है, लॉस हो रहा है तो माइनस हो जाए। एग्जाम्पल 39, ये आपके जो नोट्स हैं उसमें भी ये एग्जैक्ट इसी नंबर के साथ होगी। मैं जो बाकी एग्जाम्पल्स है ना वो मैं छोड़ नहीं रहा, वो मैं समझ रहा हूं कि सिंपल है और आप कर सकते हैं। ये नहीं कि जितनी भी एग्जाम्पल्स की होंगी वो मैंने सॉल्व करनी है, वो मैंने इसलिए सॉल्व कर दी कि कुछ मैं समझता हूं कि अगर इन चीजों को एक्सप्लेन कर दिया जाए तो बाकी फिर एग्जाम्पल जो है वो सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो खुद आपने करनी है, उसको स्किप नहीं करना, वो आउट ऑफ कोर्स नहीं है, स्किप नहीं करना। हाँ अगर कोई होगी, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई ऐसी एग्जांपल रखी है जो कि नहीं, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता दिया करूंगा, जैसे वो मैंने फिश वाली आपसे की थी कि ये शायद बहुत ज्यादा टेक्निकल मतलब आपके लिए बहुत रेलेवेंट नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग थी, तो वो मैं आपको उसमें इंडिकेट कर दिया करूंगा। एग्जाम्पल 39 है, खालिद सोल्ड 2 स्कूटर्स फॉर ₹9,900 ईच। सोल्ड, खालिद ने जो है 2 स्कूटर जो है वो इतने के सेल किए, तो इसका मतलब खालिद के प्रोस्पेक्टिव से ये सेल प्राइस है। एट 1 स्कूटर ही गेन 10%। एक स्कूटर, 2 थे, दोनों उसने 9,900 के, यानी कि इकट्ठे नहीं, ईच है ना, सोल्ड 2 स्कूटर फॉर ईच, एक एक, यानी कि 9,900 का एक और दूसरा भी 9,900 का ही सेल किया। एट 1 स्कूटर ही गेन 10% एंड ऑन द अदर ही लॉस 10%। इसका मतलब एक उसने थोड़ा महंगा खरीदा होगा जिसकी वजह से वो 9,900 का सेल करने से उसे नुकसान हुआ, दूसरा जरा उसने सस्ता खरीदा होगा इसलिए कि 9,900 को सेल करने से उसे प्रॉफिट भी हुआ। एट 1 स्कूटर ही गेन 10% एंड ऑन द अदर ही लॉस 10%। एक में उसे प्रॉफिट हुआ 10% और एक में उसे लॉस हो गया 10%। कहता फाइंड हिज गेन और लॉस इन ट्रांजैक्शन, यानी कि ट्रांजैक्शन से मुराद है कि दोनों जो उसने सेल आउट किए हैं, 2 स्कूटर थे, दोनों सेल आउट किए और उसके मतलब बताया कि एक में आपको प्रॉफिट हुआ है, एक में उसको नुकसान हुआ है, और आपने बताना है कि इस पूरी डील में, पूरी डील से मुराद क्या, दोनों स्कूटर जो उसने सेल किए हैं, ऑल टुगेदर कहते हैं जी कि उसको प्रॉफिट हुआ है या नुकसान हुआ है, उसको परसेंटेज में बताना। अब अगेन अगर आप फौरन देखें या बिल्कुल इसको थिंक ना करें, सोचे ना, फौरन तो शायद आप ये कहते, उसकी रीजन फिर हम देखते हैं ना क्यों ऐसा हो रहा है।
फौरन कह दीजिए वो तो फिर अब क्या होते हैं, पैसे पूरे हो गए। क्यों पैसे पूरे हो गए? जी एक में से 10% प्रॉफिट हो गया, एक में 10% नुकसान हो गया, तो पैसे तो बराबर हो गए। चले, मैं ये आपसे पूछूंगा ये क्यों नहीं इक्वल हो रहे, ठीक, मैं सॉल्व कर दूंगा आपको, और क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछूंगा कि ये क्यों ऐसा नहीं हो रहा कि हमें 0% प्रॉफिट या लॉस आना चाहिए। कहें जी कि 10% प्रॉफिट है तो दूसरे में 10% नुकसान हुआ है, तो फिर तो ये बराबर हो जाने चाहिए थे। तो ये आपने मुझे आंसर करना है, लेकिन बहरहाल मैं पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं। अब देखें, प्रॉफिट और लॉस आपको कैलकुलेट करने के लिए सेल चाहिए और कॉस्ट चाहिए, यही दो इंफॉर्मेशन चाहिए ना आपको। देन क्योंकि दो स्कूटर्स की बात कर रहा है और उसने आपको कंप्लीट ट्रांजैक्शन में पूछा, यानी कि दोनों पूरी डील में उसको क्या हुआ, तो पहले आप दोनों स्कूटर्स की सेल प्राइस कैलकुलेट करनी होगी। वो तो शायद दी हुई है, दोनों स्कूटर्स की सेल प्राइस जो है वो तो मेंशन है 9900, एक का उसने सेल आउट किया और दूसरा भी उसने 9900 का सेल। तो सेल प्राइस तो दोनों जो स्कूटर्स हैं उनकी सेल प्राइस का तो हमें आइडिया है कि वो 19,800 जो है वो दोनों स्कूटर की टोटल सेल उसने, खालिद ने इतने के दोनों स्कूटर सेल आउट किए। अब कॉस्ट, दोनों स्कूटर की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या उसको इस पूरी ट्रांजैक्शन में, पूरी डील में नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ। तो पहले हम फर्स्ट स्कूटर की बात करते हैं। अब फर्स्ट स्कूटर की अगर आपको कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करनी है, सेल प्राइस मेंशन है और प्रॉफिट मेंशन, गेन और सेल प्राइस। फार्मूला वही मैंने यूज किया, S इंटू सी 1, चूंकि प्रॉफिट हुआ है R%। 9900 का सेल किया है, कॉस्ट प्राइस स्कूटर की कैलकुलेट करनी है, 10% उसको प्रॉफिट हुआ है, तो पहले स्कूटर एक्चुअली उसने 9,000 रुपए का खरीदा था और 9,900 रुपए का उसने बेच दिया, इस तरह से उसे 10% प्रॉफिट हुआ। अब सेकंड स्कूटर की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो फर्स्ट स्कूटर की कॉस्ट आ गई 9,000। सेकंड स्कूटर फिर फार्मूला वही, लेकिन सेल तो उसकी वही है, लेकिन इसमें उसे नुकसान हुआ तो माइनस, जितने परसेंट उसे लॉस हुआ है। 9900 उसकी सेल है, कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है, और चूंकि 10% उसे लॉस हुआ है, 1 माइनस 10% अगर, तो वो 90%, और 90 का परसेंटेज मैंने रिमूव किया तो वो 0.9 आ गया। सॉल्व किया तो 11,000 जो है वो सेकंड स्कूटर की कॉस्ट। एक उसने स्कूटर 9,000 का खरीदा था, एक उसने स्कूटर 11,000 का खरीदा था। 9,000 वाला जो स्कूटर था उसमें उसे 10% गेन हुआ था, और जो 11,000 का उसने स्कूटर खरीदा था उसमें उसे 10% जो है वो लॉस हुआ था। देन टोटल जो दोनों स्कूटर की कॉस्ट अगर आप कहें तो 20,000 में उसने दोनों खरीदे थे और सेल किए उसने 19,800 में। तो यहां से हमें आइडिया हो गया कि उसे 200 रुपए का टोटल जो है वो लॉस हुआ है, और उसने कहा था कि आप गेन लॉस बताएं, हो सकता है गेन होता ना, तो आप गेन लॉस बताएं और परसेंटेज फॉर्म में बताएं। तो परसेंटेज लॉस क्या था, कॉस्ट, जाहिर है टोटल आएगी ना दोनों स्कूटर्स की, अब वो पूछ रहे हैं, माइनस सेल डिवाइडेड बाय कॉस्ट, ये फार्मूला यूज कर रहा हूं, एंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो उसे 1% का एक्चुअली लॉस हुआ है। आल्दो से एक स्कूटर में 10% गेन था, एक में उसे 10% लॉस था, लेकिन अगर आप पूरी डील की बात करें तो उसको इस डील में 1% का जो है वो लॉस हुआ है। और अब आप, मेरा क्वेश्चन वही है कि जी अगर उसको एक स्कूटर पे 10% गेन है, दूसरे पे 10% लॉस है, तो ये जीरो क्यों नहीं, यानी कि क्यों एट द एंड वो हमसे हम कह रहे हैं जी उसको 1% जो है वो लॉस होगा। मुबीन ताहिर जी, बेटा आप अपना माइक ऑन करें और बताएं ऐसा क्यों हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर देखें, उसने अगर कॉस्ट प्राइस सेम होती ना तो फिर उसको 0% क्या लें गेन और लॉस होना था। उसमें एक की 9,000 है प्राइस और एक की 11,000 है। 9,000 में उसका जो प्रॉफिट है वो आ गया 900, यानी कम है प्रॉफिट, और 11,000 में उसका 10% जो प्रॉफिट बनता है वो 1,100 आता है, तो उसको यानी लॉस हुआ है, लॉस ज्यादा हुआ है। लॉस ज्यादा, रीजन क्या थी कि जिसमें उसको प्रॉफिट हुआ है वो स्कूटर उसने 9,000 का खरीदा, यानी कि कम वैल्यू का, और जब आप इसका 10% लेंगे तो वो 900 आएगा।
दूसरा स्कूटर उसने 11,000 का खरीदा है, महंगा खरीदा है, और इसका 10% नुकसान हुआ है, तो नुकसान उसे 1100 रुपए का हुआ है और प्रॉफिट 900 रुपए का हुआ है। ये वही 200 रुपया जो यहाँ पर आया है, ठीक है ना। तो अगर तो दोनों की कॉस्ट सेम होती फिर बिल्कुल सही आपके फेलो ने कहा जी, फिर तो क्या कहते हैं जी, पैसे पूरे हो जाने थे, बराबरों में जान छूट जानी थी। टेक्निकली ब्रेक इवन कहते हैं, हम पढ़ेंगे हम ब्रेक इवन क्या है। तो अब लेकिन ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। फौरन नहीं कह देना, जो बिल्कुल आपके आज के स्टार्ट में जिस एक आपके क्लास फेलो ने मुझे क्वेश्चन किया था कि जी अगर वो 10% इंक्रीज कर गया है तो आप उसको 10% डिक्रीज कर दें तो ओरिजिनल आ जाएगी। तो मैंने यही वहां पर भी इसको एक्सप्लेन किया था कि जो 10% इंक्रीज हुई थी वो इस वैल्यू पर हुई थी, तो आप जो डिक्रीज कर रहे हैं वो तो वैल्यू बढ़ गई या उसके ऊपर डिक्रीज कर रहे हैं, तो वो वापस तो नहीं आएगी ना वैल्यू। तो बिल्कुल ऐसे ही कि जहां प्रॉफिट हो रहा है वो 9,000 पर हो रहा है, उसका 10% कम होता है। लॉस वाला स्कूटर 11,000 का खरीदा गया है, उसका 10% लॉस ज्यादा होगा, तो दैट्स वाई उसे पूरी ट्रांजैक्शन में जो है वो 1% का जो है वो उसे नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। ये एग्जांपल थोड़ी सी टिपिकल थी, वो मैंने एक्सप्लेन कर दी। बाकी मैं समझता हूँ कि एग्जांपल जो है वो आपके लिए वो सिंपल एग्जांपल थी, क्योंकि इतना वो ऐसा नहीं था। अच्छा जी, अब इसी तरह से डिस्काउंट की बात करते हैं। आप अब एक और चीज इसमें इन्वॉल्व हो गई, दुकानदार होलसेल मार्केट में गया और एक आइटम खरीद के लाया, कोई शर्ट, कोई ट्राउजर, गारमेंट्स खरीद के लाया, उसको कॉस्ट पड़ रही थी। देन उसने अपनी शॉप पे लाके उसके ऊपर प्राइस स्टिकर लगा दिया, मार्क कर दी प्राइस, टैग लगे होते, प्राइस टैग लगे हुए थे, मार्क प्राइस। एंड देन फिर उसने कहा जैसे आजकल है जी वो इतने % डिस्काउंट कर दिया, तो उसने कुछ डिस्काउंट देने के बाद वो जितने का सेल किया वो सेल प्राइस, लाइक 100 रुपए का स्टिकर लेकर आया, कीमत उसने 150 उसके ऊपर लिख दी, बेचा 130 का, ऐसे ही है ना। तो प्रॉफिट तो अब भी हुआ है, लेके तो 100 रुपए का आया था। मार्क प्राइस उसने की 150, उसके ऊपर मार्क की हुई थी, और फिर उसने डिस्काउंट के बाद कह दिया जी 130 का ले लें, तो प्रॉफिट तो फिर भी हुआ है। तो यानी कह लें कि बीच में अब मार्क प्राइस आ गया। अदरवाइज पहले क्या था, पिछले जो एग्जांपल्स हमने किए हैं उसमें कॉस्ट प्राइस और कह दिया जी इतने % प्रॉफिट लिया और सेल कर दिया, यानी कि डिस्काउंट इसमें नहीं था, कोई इसमें उसने डिस्काउंट नहीं दिया था, कह रहा फिक्स प्राइस नहीं, ठीक है जी। और ये अब थोड़ा सा है कि जी डिस्काउंट इज अ सर्टेन % ऑन द मार्क प्राइस। ये कभी दुकानदार आपको 10% डिस्काउंट 100 रुपए पे नहीं देगा, 100 रुपए का तो खरीद के लाया है, तो आप कह जी खरीदा 100 का था, उसने 10% डिस्काउंट हमें दे दिया है तो 90 रुपए का दे रहा है, हमें लॉस हो गया ना। कभी भी आपको वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो है वो डिस्काउंट नहीं मिलेगी, डिस्काउंट आपको दी जाएगी जो उसने मार्क प्राइस को मार्क किया होगा कि जी मैं इतने की प्राइस, इतने का आइटम आपको जो है वो दूंगा, तो उसके ऊपर वो प्राइस स्टिकर लगा देगा। हाँ, इस प्राइस स्टिकर के ऊपर जो मार्क प्राइस लिखी होगी, लिस्ट प्राइस भी कह देते हैं, मार्क प्राइस जो लिखी हुई होगी, उसको वो डिस्काउंट जो देगा, अगेन वही फार्मूला, अब इस मार्क प्राइस को वो D% कम करेगा। डिस्काउंट दे रहा है ना आपको कि जी मैं आपको 5% डिस्काउंट दे रहा हूं, किसके ऊपर, मार्क प्राइस के ऊपर। तो आप कह सकते हैं कि जो ओरिजिनल प्राइस थी, ओरिजिनल प्राइस कौन सी, मार्क प्राइस, और उसको वो D% कम करके जो वैल्यू बनेगी वो उस आइटम की सेल प्राइस हो जाएगी। ठीक, अब इसको इसी टेक्निकली वर्ड में लिखना हो तो आप कह सकते हो कि ये जो वैल्यू आफ्टर डिक्रीज है, यानी कि सेल इज इक्वल टू, अब ओरिजिनल प्राइस क्या है, वो जो उसने आपको डिस्काउंट दिया है, क्या उसने आपको कॉस्ट प्राइस पे दिया है, कॉस्ट प्राइस पे तो नहीं है, डिस्काउंट तो है मार्क प्राइस पे, तो उसके लिए ओरिजिनल जिसके ऊपर उसे डिस्काउंट मिल रहा है ये इस वैल्यू पर मिल रहा है, और ये क्या है, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस इनटू 1 माइनस इसलिए कि डिस्काउंट माइनस होगा ना, और देन D%, मैं चले D लिख देता हूं ताकि हमें क्लियर, देन सेल प्राइस और मार्क प्राइस आपस में इस तरह से रिलेटेड,
सेल प्राइस इज अगर वो आपको डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट वो कभी भी कॉस्ट पे तो नहीं देगा ना आपको 10%। 100 रुपए की चीज लेकर आया, कह दिया चलो जी 10% डिस्काउंट दे दिया आपको, 90 रुपए का ले जाए, तो लॉस हो गया। वो हमेशा डिस्काउंट आपको मार्केट प्राइस के ऊपर देगा। हाँ, डिस्काउंट अगर जीरो कर दें कि जी 0% डिस्काउंट है, इधर अगर आप जीरो कर दें तो फिर जो कीमत उसने लिखी हुई होगी उसी कीमत पे वो आपको बेच देगा, वही सेल प्राइस बन जाएगी। लेकिन अगर वो डिस्काउंट दे रहा है तो देन फिर हम उसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेल प्राइस कैसे कैलकुलेट करनी है अगर वो डिस्काउंट भी आपको ऑफर कर रहा है? Where S is the sale price, MP is the marked at the list price and D is the discount rate, जितने परसेंट उसने आपको डिस्काउंट। तो अब आप कह लें एक आपके पास हो गया प्रॉफिट लॉस की फॉर्म में सेल कॉस्ट कैसे रेलेवेंट है, और डिस्काउंट की फॉर्म में सेल और मार्क प्राइस जो है वो किस तरह से आपसे रेलेवेंट है। एक एग्जांपल करते हैं ताकि ये आइडिया हमें क्लियर हो जाए। अ शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल एट 135, मार्क्स यानी कि उसके ऊपर उसने आर्टिकल मार्क कर दिया, लिख दिया उसके ऊपर की स्टिकर लगा दिया 135 रुपए का, पता नहीं कितने का खरीद के लाया लेकिन उसने 135 रुपए उसके ऊपर स्टिकर लगा दिया। आफ्टर अलाउइंग 12% डिस्काउंट, परसेंटेज डिस्काउंट आ गई, उसने कह दिया जी के स्टिकर लगा दिया, 135 का खरीद के नहीं लाया, कॉस्ट नहीं हमें पता, मार्क उसने 135 का कर दिया। आफ्टर अलाउइंग 12% डिस्काउंट, बताने की वैसे जरूरत नहीं है लेकिन उसने कहा कि जो उसने डिस्काउंट दिया ना वो मार्क प्राइस पे दिया है और होना भी उसी पर है। ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%, कहता है उसने 135 रुपए प्राइस स्टिकर लगाया था, 12% डिस्काउंट भी आपको दे दिया, फिर भी उसको 10% का प्रॉफिट हुआ है, बताना है वो खरीद के कितने का लाया, ये क्वेश्चन है। वो आइटम एक्चुअली खरीद के कितने का लाया था। 135 उसकी मार्क प्राइस है, प्रॉफिट उसका 10% है, और अगर आप डिस्काउंट की बात करें तो वो उसका 12%, ये 12%। कहता कॉस्ट प्राइस बता दे। इस क्वेश्चन में मार्क प्राइस दी हुई है, डिस्काउंट परसेंटेज दी हुई है और प्रॉफिट परसेंटेज दी हुई है। अच्छा, अगर आप प्रीवियस एग्जांपल में देखें, जो मैंने प्रीवियस फार्मूले लिखे थे ये दो, इसमें कॉस्ट दोनों में है लेकिन इस कॉस्ट का रिलेशन है तो सिर्फ सेल के साथ। देखिए किसी जगह पर भी कॉस्ट का कोई रिलेशन मैंने आपको मार्क प्राइस के साथ नहीं बताया, और इस एग्जांपल में देखें तो मार्क प्राइस का रिलेशन किसके साथ है, सेल के साथ, तो मैंने कॉस्ट प्राइस में नहीं बताया आपको। अब पूछ वो आपसे कॉस्ट रहा है तो आप इनडायरेक्ट वे से जाएंगे, वो कैसे? क्योंकि आप कॉस्ट प्राइस अगर फाइंड करनी है तो जो कॉस्ट के फार्मूले हैं उसमें आपको या तो आपके पास सेल प्राइस होनी चाहिए, सेल प्राइस होनी चाहिए, और फिर दूसरा प्रॉफिट और लॉस में से कोई परसेंट, फिर ही आप कॉस्ट प्राइस बना सकते हैं। क्योंकि जो फार्मूले आपको लिखाए गए हैं उसमें देखें कॉस्ट, सेल या प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, लेकिन किसी जगह पर भी कॉस्ट मार्क प्राइस के साथ नहीं आ रही। तो फिर हम दो दफा समझ लें इस प्रोसीजर को करेंगे। पहले क्या करेंगे, चूंकि मुझे रिक्वायरमेंट है सेल प्राइस की, तो मार्क प्राइस से सेल प्राइस आएगी, ये फार्मूला हमने ये वाला। तो मार्क प्राइस 135, 12% डिस्काउंट माइनस हो गया, तो इसकी ये सेल प्राइस आ गई 118.8। अब चूंकि हमारे पास सेल प्राइस है, प्रॉफिट परसेंटेज है, तो फिर अब दोबारा हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे चूंकि हम पढ़ चुके हैं कि जी अगर सेल प्राइस इतनी हो, 10% प्रॉफिट हो, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो 108 रुपए का वो आइटम लेकर आया। उसने आइटम मार्क किया है 135 का, 12% कम करके उसने बेचा, तो वो देख तो ले कितने का बिका उसका आइटम, वो 118.8 रुपीज का वो आइटम बिका, ठीक। और आपसे पूछा जा रहा था कि अगर 10% वो अपना प्रॉफिट भी रख रहा है, उसे फिर भी 10% प्रॉफिट हुआ है, तो बताना ये था कि वो आइटम वो खरीद के कितने का लाया था, तो वो 108 का खरीद के लाया। अगर आप इस फिगर को भी देखें
तो आप कह लें कि ये दोनों आपस में लिंक हैं, रिलेट करते हैं। मार्क प्राइस का कॉस्ट के साथ कोई रास्ता नहीं है, ऐसा कह लें। मार्क प्राइस का रास्ता सेल प्राइस तक का है और सेल प्राइस से रास्ता कॉस्ट प्राइस तक का भी है। तो फिर आपको ये चक्कर लगाना पड़ेगा, मार्क प्राइस से सेल प्राइस और सेल प्राइस से अलबत्ता आप कॉस्ट प्राइस जरूर, इधर वन वे है, ऐसा कह लें। मार्क प्राइस से कोई रास्ता कॉस्ट को नहीं जाता, तो आपको चक्कर लगा कर आना है। वन वे होता है, ऊपर से चक्कर लगा कर आएंगे, यू टर्न होगा, तो यू टर्न ही लेकर आपको आना पड़ेगा। मार्क, ये छोटा सा स्ट्रक्चर याद कर लेना, तो क्यों अपने आप को कंफ्यूज करना। आपने कहा जी मार्क प्राइस का रास्ता सेल प्राइस से होके कॉस्ट प्राइस तक पहुंच सकता है, वरना डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है उसके पहुंचने का। हाँ जी, क्या आपको ये चीज अब क्लियर है? ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम आपने करना है, करें शाबाश। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो आप सॉल्व करेंगे। जरा 41 है, आप अपने नोट्सों पे ये प्रॉब्लम 41 देख लें। देखिए आप लोग अगर नीचे से सॉल्यूशन फर्स्ट करें देख लेते हैं, तो मेरा तो कुछ नहीं गया ना, वो तो आपने अपने आप से चीटिंग कर ली। अब देख लें आप में क्या पोटेंशियल है। चलिए और कुछ नहीं तो यहाँ देख ही लें कि क्या क्या चीजें मेंशन है, ठीक है ना? करें शाबाश। जी हारून, अपना माइक ऑन करें। आंसर ज़ाहिर है, आंसर तो आपने स्क्रीन पे देखा होगा जी, मैंने ठीक तीसरा आंसर यही है यही आ रहा है। आप मुझे सिर्फ प्रोसीजर थोड़ा सा, बाकी अपने फेलोज को फर्ज करें आप बताना चाहेंगे कि मैंने क्या कॉन्सेप्ट लाइक यूज किया, तो क्या प्रोसीजर आपने अडॉप्ट किया या क्या थीम आपने यूज किया है मार्क प्राइस तक पहुंचने का? सर मैंने ऐसे किए कि 111/100 मल्टीप्लाई बाय 1500 करके आ गया 1665। नहीं, ये क्या आ गया 1665? ये क्या आ गया? सर ये वो प्राइस है जो हमें चाहिए बेसिकली, जो 11% प्रॉफिट में आती है। अच्छा, एक्चुअली आप ये कह दें, जो मैंने अभी आपको एक ग्राफ सा बना के दिया, मैंने कहा मार्क प्राइस का कोई रास्ता डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस तक नहीं पहुंचता, सेल प्राइस के थ्रू पहुंचता है, ऐसे है ना? और अब आपको मार्क प्राइस तक पहुंचना है, यहां तक। जैसे वो बच्चे वो गेम खेलते हैं जी, ये रास्ता तो है नहीं, ऊपर से चक्कर लगाएं। अब पहुंचना आपने यहां तक है। खड़े आप इस वक्त कॉस्ट प्राइस पर हैं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस आपको दी जा रही है 1500। आप कहें जी इजी इज दैट कि हम कॉस्ट प्राइस से सेल प्राइस पे पहुंच जाएंगे और सेल प्राइस से कॉस्ट प्राइस पे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना? जैसे जिगजैग वो बच्चे कहते हैं जी रास्ता तलाश करें, तो तलाश कर लिया हमने कॉस्ट प्राइस पे खड़े होके मार्क प्राइस का। तो देखें कॉस्ट प्राइस मेंशन थी 1500, मैंने पहले तो सब चीजें लिख ली ना कि मुझे क्या चाहिए, और मैंने फिर एक छोटा सा स्ट्रक्चर भी बना ली। ये पहले में जरूरत पड़ती है, बाद में तो वैसे याद हो जाता है जी, कॉस्ट मार्क प्राइस सेल, और ये रास्ता इधर से होके जाता है। तो मैं पहले कॉस्ट प्राइस से सेल प्राइस पे चले गया, ये इस फार्मूले को यूज किया, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है ना, अगर लॉस होता तो फिर भी पहुंचा जा सकता था। तो देन हम इस जो 1500 उसकी कॉस्ट थी, अगर वो 11% प्रॉफिट अर्न कर रहा है अपने उस पर,
तो वो 1665 की वो सेल करेगा। अब जाहिर है कि 1665 की सेल करनी है, 7.5% उसे डिस्काउंट भी देना है। ये ना कीजिएगा कि आप कहें जी इसको 7.5% डिस्काउंट देने का मतलब है कि आप इसमें इस पर नहीं डिस्काउंट दिया, उसने डिस्काउंट दिया हुआ है मार्क प्राइस के ऊपर, जो उसने इसके ऊपर लिस्ट की लगाई थी। तो अब आपने पहुंचना है सेल प्राइस से मार्क प्राइस पे इस फार्मूले से। तो पहले आप कॉस्ट से सेल पर पहुंच गए, सेल आ गई, और उसके बाद सेल प्राइस से आप मार्क प्राइस तक पहुंच गए। तो 1800 रुपए का अगर वो मार्क कर देता है, 1500 का खरीदे, 1800 का मार्क कर दे, 7.5% डिस्काउंट भी दे दे, फिर भी उसे 11% का अपना प्रॉफिट जो है वो अर्न होगा। तो दुकानदार ऐसा करते हैं। आप कभी आप किसी के पास जाए ना और उसे आप कह दें कि अच्छा यार आप सेल लगाई हुई, कहता हाँ जी ये स्टिकर लगा हुआ 1800 का, मैं आपको इतने % डिस्काउंट दे रहा हूँ। आप कहते हैं यार मुझे फलां ने बेचा, मजीद डिस्काउंट दो। तो वो कभी भी आपको अपनी कॉस्ट से तो नहीं ना कम जाएगा। वो कहेगा अच्छा मैं बाकी लोगों से तो 11% प्रॉफिट कमा रहा हूँ, ये मुझे रेफरेंस दे रहा है, वाकफ का आ रहा है, तो कम से कम 7% तो 8% तो मैं कमाऊं ना इससे। वो कैलकुलेटर उठा के ना वो टिक टिक करके आपको कहता अच्छा इतने का मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो वो यही एक्चुअली, यानी कि मैं नहीं कह रहा उसको इतना साउंड मैथमेटिक्स आता है, बस उसने याद कर लिया है। आप देखें अगर कोई चिकन फरोश है, उसको शायद वो मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन उसको पता है कि जी अगर 6 किलो और 315 ग्राम का हिसाब हो, टोटल कितने पैसे मिलेंगे उसे, वो कैलकुलेटर उठा के आपको बिल्कुल कैलकुलेट करके देता है कि जी 5 किलो या 6 किलो 315 ग्राम कितने का बनता है। अगर 1 किलो जो है वो 218 रुपए का है, ठीक है ना। तो वो आप इतना नहीं है कि 1 ग्राम के, उसे पता है जी पहले ऐसे कर ले, फिर ऐसे कर ले, फिर जितनी कीमत हो उससे डिवाइड कर दें, फिर जमा कर दें, वो आपको बता तो देता है। लेकिन उसमें और आप में क्या डिफरेंस हुआ, आपको वो टेक्निक पता कि क्यों डिवाइड करना था, क्यों ये करना था, उसको शायद नहीं पता। उसे कहता जी मुझे नहीं पता, मुझे किसी ने समझाया, मैं बस यही बटन प्रेस करता हूँ और पहुंच जाता हूँ अपनी कैलकुलेशन पर। उसके लिए यही शायद अनफ है, और आपके लिए शायद इस चीज को समझना जो है वो जरूरी हो जाता है कि ये किस तरह से। ठीक है जी, आई थिंक मोहम्मद जिशान जफर आपको मुझसे पूछना चाहते हैं, या वैसे ही आप जरा हाथ खड़े करके देख रहे हैं कि जी मेरी एक्सरसाइज हो जाए। हाँ, क्योंकि काफी लोग ना ऐसे ही कर रहे हैं, वो रेज हैंड कैसे किया जाता है फिर वो वापस कर लेते हैं। हाँ, खेलते हैं ना वो रेज हैंड से। चले ठीक है। हाँ जी, मेरा ख्याल ये 2 अच्छे क्वेश्चन थे, और ये आपके पास पेपर्स के आए हैं इसी तरह के, तो ये थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर याद हो गया, तो परसेंटेज से खेलना आ गया, 2-4 क्वेश्चन खुद किए, तो ये मसला नहीं रहा। अच्छा जी हम इधर से इधर चले जाते हैं, इधर से इधर आ जाते हैं, घूम के आ जाते हैं, चक्कर लगा के आ जाते हैं, तो ये इसी तरह की सारी चीजें चलती है। इंटरेस्टिंग हो जाता है, बाकी इंटरेस्टिंग हो जाता है अगर चीजें आती हों। और आना क्या के लिए क्या शर्त है, हम एक्चुअली पढ़ते नहीं है, बस अम्मी को कहते हैं अम्मी दुआ करना, सुबह मेरा मैथ का पेपर है, बहना तुम भी दुआ करना, दादाजी आप भी दुआ करना, और खुद भी मस्जिद में टोपियां लेके बैठ जाते हैं जी। इससे मैं नहीं कह रहा कि ये चीजें, लेकिन अल्लाह कहता है एफर्ट पहले करो, एफर्ट पहले करो, बाद में फिर ये चीजें अचीव हो जाएंगी। ठीक है, आई थिंक इसके बाद का एक प्रॉब्लम और है, एक प्रॉब्लम और दैट्स इट जी। एक प्रॉब्लम और है, अ कोट मार्क्ड 1500 सोल्ड 1200, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। कोई कोट है और उस कोट को मार्क किया गया है, उसकी प्राइस, उसके ऊपर प्राइस स्टिकर लगा दिया गया है, और कहा जा रहा है कि मार्क्ड प्राइस मेंशन है 1500 और सेल किया गया है वो 12, ठीक है ना। तो ये उसकी सेल प्राइस है। 1500 का कोट था, 1200 रुपए का उसने सेल कर दी। आपको बताना है उस दुकानदार ने कितने % डिस्काउंट दिया। D%, फार्मूला सेल और मार्क कॉस्ट का जिक्र ही नहीं, हमें चाहिए भी नहीं। मार्क प्राइस डायरेक्टली सेल के साथ लिंक है, उसी लिंक को यूज कर लेंगे। तो सेल प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस ओवर 1 माइनस D%। वैल्यूज रख दी, सेल प्राइस की भी रख दी, मार्क प्राइस की भी रख दी, और D% कैलकुलेट कर लिया, तो उसने 20% एक्चुअली उसको जो है वो डिस्काउंट दिया था। तो 20% उसका डिस्काउंट जो है वो। अच्छा, एक क्वेश्चन
मैंने रहने दिया है। अच्छा क्वेश्चन है वो आपके सोचने के लिए। मैं 1 मिनट अगर आप वेट करेंगे तो मैं आपको या मैं स्टेट्स की क्लास के दौरान उसका नंबर, क्योंकि वो दूसरे रूम में पड़े हुए हैं, उतनी देर में इसकी रिकॉर्डिंग भी होनी है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ तक आप समझ लें कि जो एक बेसिक्स हैं बिजनेस के रेलेवेंट, जो समझा जाता है कि ये हर स्टूडेंट को ये चीजें तो फिंगर टिप्स के तौर पर आनी चाहिए, चूंकि उनका बोलना बिछोना ही प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, वैल्यू आफ्टर इंक्रीज, वैल्यू आफ्टर टैक्स, आफ्टर डिस्काउंट, इस तरह की चीजें, तो उनका तो अब बोलना बिछोना यही है। तो दैट्स वाई उनको ये जरूर चीजें जो है वो जैसे कहते हैं ना रूटीन में याद हो जानी चाहिए, तो वो रूटीन में ही आपको ये चीजें जो है वो याद हो जाएगी। ठीक है जी। तो मैं आपको ना नोट्स दूसरे कमरे से लाके स्टैटिस्टिक्स की क्लास में मैं आपको जो है वो इंडिकेट कर दूंगा। जैन आप क्या कहना चाहते हैं? जैन अपना माइक ऑन करें, बताएं आपका। जी जी सर ये D% में डिस्काउंट की परसेंट तो हमें पता ही नहीं है, तो हम कैसे 1.D% करें? डिस्काउंट परसेंटेज हमें पता है, किधर पता है? नहीं पता है। हाँ, तो ये कैलकुलेट करनी थी ना, ये कैलकुलेट करनी थी ना कि उस क्वेश्चन क्या था, अकोर्ड मार्क 1500, उसके ऊपर मार्क किया था 1500, सोल्ड फॉर 1200, सेल लगा दी 1200 का दे दिया, उसने डिस्काउंट दिया ना आपको 300 रुपए का। क्वेश्चन ये है कि कितने परसेंट दिया था, ये क्वेश्चन, ये नहीं कहा गया कि कितने, वो तो सीधा 300 रुपए डिस्काउंट दिया, वो कहता परसेंटेज में बताएं। तो हमें सेल प्राइस पता है 1200, मार्क प्राइस 1500, 1 माइनस डी, यही तो मालूम करना है, ठीक है ना। तो आप इसको सिंपली सॉल्व कर दें, 1200 ये आ गया, 1500 माइनस करके उसको सॉल्व कर दें तो ये 20% डिस्काउंट। उसने ये नहीं पूछा हाउ मच डिस्काउंट, क्या पूछा? रेट ऑफ डिस्काउंट। रेट का मतलब क्या होता है ना परसेंटेज फॉर्म में बताना। एक होता है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, वो 300, रेट ऑफ डिस्काउंट 20%, ये है रेट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है ना, तो फर्क होगा इससे। चले जी, मैं अब क्वेश्चन आपको स्टैटिस्टिक्स की जब लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसमें नोट करवाऊंगा, और एक क्वेश्चन कल भी रेडी इसी के रेलेवेंट, ये जो डिस्काउंट और इस तरह से है। मैं जरा थोड़ा सा चाहूंगा कि आप इसके साथ थोड़ा सा मैनिपुलेट करें, खेल ले जिसे मैं कहूंगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, बल्कि 2 क्वेश्चन आपसे जस्ट लाइक एक एक्सरसाइज के तौर पर, जिस तरह से मैंने अभी आपको एक तो प्रॉब्लम आपसे करवाई, और आप अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ठीक है। टाइम लें, घर में बैठ के उसको रिवाइज करें, तो कल 1, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखूंगा, और फिर मैं आपसे डिमांड करूंगा कि आप जरा इसको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाएं, ठीक है जी। तो फॉर द टाइम बीइंग मैथ्स की क्लास से हम क्विट कर रहे हैं, और देन स्टैटिस्टिक्स की क्लास में मैं वो आपको क्वेश्चन नंबर बता दूंगा जो आपको सॉल्व करना है, और देन कल की क्लास के लिए भी 2 प्रॉब्लम जो है वो मैं आपसे शेयर करूंगा।